वेलकम टू माय चैनल ज़ूओ बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज का लेक्चर आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देगा। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है और ये पूछ रहे हैं द फिगर शोज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल्स A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function और characteristic. इसके चार ऑप्शन ये रहे। C alveoli को डिनोट कर रहा है, ये कह रहे हैं thin walled vascular bag like structures for exchange of gases. B ऑप्शन है D जो डिनोट कर रहा है lower end of lungs diaphragm pulls it down during inspiration. C ऑप्शन है हमारा A जो डिनोट कर रहा है वो ये कह रहे हैं ए ट्रेकिया है जो कि लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। और जो डी ऑप्शन है वो कह रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड्स रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। इसका सी एल्वियोलाई है जो कि थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सी इस फिगर में ये डिनोट कर रहा है सी, तो सी एक एल्वियोलाई है जो कि थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है। बी, सी एंड डी ऑप्शन में क्या मिस्टेक है फिगर में एक्सप्लेन करिए। ए आपकी ट्रेकिया है और ए जो सपोर्टेड होती है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स द्वारा सपोर्टेड होती है। जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में दे रखा था एक कंप्लीटेड कार्टिलेजिनस रिंग्स द्वारा ये सपोर्टेड होती है। ऐसा नहीं होता है, जो ये कार्टिलेज की रिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है ट्रेकिया के ऊपर। ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये लंग्स को कवर किए रहती हैं और इनके ऊपर रिब्स होती हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं जो पूरा कवर किए हैं लंग्स को। ये प्लूरा है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और इनके ऊपर रिब्स होती हैं। सी बता ही चुके हैं आपको, एल्वियोलाई को डिनोट करता है जो बैग्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। डी डायाफ्राम को डिनोट करता है। ये जो पोजीशन होती है इसकी डायाफ्राम की डोम शेप्ड, ये एक्सपीरेशन के समय होती है और जब इंस्पिरेशन होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और इंस्पिरेशन हो जाता है। तो डी क्या है आपका डायाफ्राम। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान जो करेक्ट इवेंट्स होते हैं वो बताना है आपको। 1 2 3 4 इसमें पॉइंट दे रखे हैं और फिर इनके चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसमें पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। जो इंस्पिरेशन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है, तो सही बात है, ये इसका पहला पॉइंट सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये भी आपका सही है। ये ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के हिसाब से दोनों पॉइंट पहला और दूसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स डिक्रीजेस। अब ये कह रहे हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स है वो डिक्रीज़ करता है इंस्पिरेशन के समय। जी नहीं, जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज़ करता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। चौथा पॉइंट दे रखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यानी तीसरा और चौथा गलत है क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के समय डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है
तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का एयर अंदर यानी लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और तभी हमारा इंस्पिरेशन होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है 1 एंड 2 करेक्ट, इवेंट 1 एंड 2 करेक्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका ए आंसर सही होगा। फिगर के द्वारा डायफ्राम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की पोजीशन बताइए। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के समय ये कैसे बिहेव करती हैं? पहले हम पोजीशन की बात करते हैं, डायफ्राम की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। तो डायफ्राम आप देख रहे हैं, ये डायफ्राम नीचे प्रेजेंट होता है लंग्स के नीचे। उसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनके बारे में बताते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिब्स के बीच में बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। अगर हम अपने हाथों को जेब में डालें और इस तरह से हाथ अपने टाइट करें तो जो पोजीशन हमारे हाथों की होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वही पोजीशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की होती है, यानी रिब्स के बीच में बाहर की ओर। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है उनकी पोजीशन होती है रिब्स के बीच में अंदर की ओर, यानी रिब्स के बीच में उनकी पोजीशन होती है। अगर हम अपने दोनों हाथों से अपने टिट्स को छुएं तो जो पोजीशन हमारे हाथों की है इस समय रिब्स के बीच में, ऐसी ही पोजीशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की होती है। इंस्पिरेशन के समय जो डायफ्राम होता है उसमें खिंचाव होता है और ये डोम शेप से इस तरह से प्लेन हो जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी खिंचाव होता है, जिस वजह से लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और इंस्पिरेशन का जो इवेंट है वो हो जाता है, इंस्पिरेशन हो जाता है। एक्सपिरेशन की बात करते हैं। जो एक्सपिरेशन होता है उसमें डायाफ्राम अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं, यानी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। इसमें हमारा जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो हेल्प करता है। जब ये रिलैक्स पोजीशन में आता है तो इस लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से एक्सपिरेशन होता है। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में एनर्जी की बात कर लेते हैं। इंस्पिरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसमें एटीपी खर्च होते हैं। और जो एक्सपिरेशन होता है ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए ऑप्शन है एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जी नहीं, ये गलत है। दूसरा देखते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये बात एकदम सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन और देख लेते हैं जो बचे हैं। सी ऑप्शन है इसका, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जी नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है। इंस्पिरेशन के समय जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तभी इंस्पिरेशन होता है। और एक्सपिरेशन के समय जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तभी एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं और एक्सपिरेशन में डायाफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स, डायाफ्राम। सी ऑप्शन है कोस्टल मसल्स और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
बोथ बी एंड सी यानी डायाफ्राम और कॉस्टल मसल्स। कॉस्टल मसल्स दो तरह की बताई हमने आपको, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सपीरेशन में हेल्प करती हैं। व्हाट इज वेंटिलेशन मूवमेंट? वेंटिलेशन मूवमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो भी एयर का मूवमेंट होता है उसे वेंटिलेशन मूवमेंट कहते हैं। डायाफ्राम और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की हेल्प से ये वेंटिलेशन मूवमेंट होता है। ये मसल्स यानी डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करती हैं। जैसे इंस्पिरेशन के समय जो वॉल्यूम है लंग्स के अंदर का वो बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से बाहर की एयर अंदर इंटर कर जाती है। एक्सपीरेशन के समय लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस वजह से लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, किसके रेफरेंस में? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में। ए ऑप्शन है आपका, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बात एकदम सही है। इसका बी ऑप्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। ये बात भी एकदम सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्टिसिपेट करता है, इंटरफेयर करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग में। सी ऑप्शन है, हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात एकदम गलत है। हायर H+ कंसंट्रेशन नहीं, लोअर H+ कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में फेवर करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। डीवी देख लेते हैं, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब कम होता है एल्वियोलाई में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये बात भी एकदम सही है। लंग्स की एल्वेलाई में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, आइए देख लेते हैं। फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन एल्वियोलाई में। और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसमें तो हाई PO2 चाहिए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, लो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए। तीसरा है लेसर H+ कंसंट्रेशन और हायर pH, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, मतलब pH ज़्यादा होना चाहिए। pH 7 से ज़्यादा होगा तभी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा और तभी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। नेक्स्ट, लोअर टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि टिश्यूज़ में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लोअर टेम्परेचर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फैक्टर्स फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन टिश्यूज़। टिश्यूज़ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला जो फैक्टर है वो है लो PO2, यानी कि टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, जो कि कम होता है। हायर PCO2, हायर PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होना चाहिए। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 टिश्यूज से निकल के हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी और ऑक्सीजन ब्लड से निकल के टिश्यूज़ में जाएगी। हाई H+ कंसंट्रेशन और लो pH जो है लो होना चाहिए, यानी 7 से कम होना चाहिए pH, तभी उसे लो pH कहेंगे। और जब लो pH होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हाई टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा।
आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। द पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg, यहाँ Hg है, Hg कर लीजिएगा, ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई आर। अब ये पूछ रहे हैं कि लंग्स की एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, PO2 बता रहे हैं 159 और CO2 बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर 0.3। जी नहीं, जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। तो इसका आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg होता है। ये तो था एल्वियोलाई में O2 एवं CO2 का पार्शियल प्रेशर। टिश्यू में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स। ये रिस्पायरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में बताई दिया हमने आपको 104 mm ऑफ Hg और CO2 का होता है 40 mm ऑफ Hg। इसमें जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो नॉर्मल वीन्स में बहता है, फ्लो करता है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm ऑफ Hg। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो नॉर्मल आर्टरीज में बहता है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40। जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45। यानी टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी फॉर most of us in regard to breathing by making a conscious effort। conscious effort से हम इन 4 ऑप्शन में क्या कर सकते हैं। देखिए, ए ऑप्शन है वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, ये तो पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन है वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेकियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all। D option है the lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all air from them। इसका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसका C ऑप्शन सही होगा। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the रिब्स एट ऑल। अगर हम कॉन्शियसली ब्रीथ करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो रिब्स को बगैर मूव किए हम ब्रीथ कर सकते हैं। इसका सी आंसर सही होगा। व्हाट इज यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो एक सकरी पतली सी ट्यूब होती है जो मिडिल ईयर को नेसोफेरिंग्स से जोड़ता है। नेसोफेरिंग्स क्या होता है, नोज के पीछे थ्रोट का अपर पार्ट होता है, उसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो यूस्टेकियन ट्यूब है उसका पहला फंक्शन है ये एयर प्रेशर को इक्वलाइज करता है ताकि वो एयर ड्रम को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा, जब कुछ ड्रेनेज कोई फ्लो कान में चला जाता है तो ये यूस्टेकियन ट्यूब उसे थ्रोट के माध्यम से निकाल देती है। ओपन्स ड्यूरिंग swallowing और यार्निंग टू अलाउ एयर फ्लो। जमाई के समय या कुछ निगलते समय ये यूस्टेकियन ट्यूब ओपन रहती है ताकि एयर का फ्लो हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।